अहिंसा की धरती पर हिंसा बहुत नजर आ रही है, चाहे बुलडोजर की हिंसा हो, चाहे बीफ के मामले में मुसलमानों को मारने की हिंसा हो। गुजरात से जो व्यक्ति चला, दिल्ली पहुंचा और वही गुजरात मॉडल देश भर में आखिर लागू कर ही दिया उसने। आप लोगों की पीएचडी है, हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस पर। आप जाकर यूपी के वोटर से या बिहार के वोटर से बात करेंगे और कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट क्या हुआ, जो 15 लाख रुपए के वादे का क्या हुआ, बाकी चीजों का क्या हुआ, तो वो जवाब उनका ये होगा कि वो सब तो नहीं आए, लेकिन मियाँ को ठीक कर दिया है, मियाँ को टाइट कर दिया है। तो टाइट करने में लगे। तो बेसिकली क्या है कि वो गुजरात मॉडल एक कोड नेम है कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये टाइट करने के चक्कर में आप देखें कि आपने इकोनॉमी का कितना बंटाधार कर दिया, आपने एम्प्लॉयमेंट का क्या किया, आपने इन्फ्लेशन का क्या किया। तो दरअसल मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में वो कम्युनिटी जो पिछले 1947 से अब तक 6000 से ज्यादा दंगे झेल चुकी है, वो जो कम्युनिटी सोशली मार्जिनलाइज्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आप कितना टाइट करेंगे। वो एक बॉर्डर पे रोज खाती है, रोज कमाती है, लेकिन उसको टाइट करने के चक्कर में आपने पूरे देश को टाइट कर दिया, पूरी इंडस्ट्री को टाइट कर दिया। बहराइच में आप जाएं, किसी के घर में घुस जाएं, उसके घर से झंडा निकाल के गिरा दें, आपको परमिशन है। आप जो है अब तो जो हिंदू जुलूस निकल रहे हैं उनको देख के लगता है कि भगवान केवल मस्जिदों में रह रहे हैं। सबसे जोरदार तरीके से जो है भगवान को याद मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने किया जा रहा है। तो एक तरीके से एक मॉब को ये मैसेज दिया जा रहा है जिसमें एक नशे की तरह, अफीम की तरह, कि आपको लॉलेसनेस की पूरी परमिशन है। तो वो जो लॉलेसनेस है वो एट द कास्ट ऑफ डेवलपमेंट है, एट द कास्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एट द कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब जो लड़का बेरोजगार है उसको ये छूट दी गई है कि आप जो कुछ चाहिए करिए, फिर 100, 200, 500 रुपए दे के उसको जुलूस में लाया जाता है और इस तरह के जुलूस से वायलेंस फैलाया जाता है कि एक साथ आप कभी इमेजिन करें कि अभी पिछले दिनों नवरात्रे में 7 अलग अलग जगह एक दिन में वायलेंस हो गया। ये वायलेंस कभी नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं होते, ये कराए जाते हैं। प्राइज मनी जो है वो कातिलों को दी जाती है कि आपने काम कर दिया। तो इससे कभी कभी ये लगता है कि ये जो भीड़ जो जुलूसों में या प्रोसेशंस में मस्जिदों के सामने डांस कर रही है, ये भाड़े की भीड़ आरएसएस के लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे, या आप हम सब एक ही एज ग्रुप में हैं, तो जब हम लोग राम जी की एक इमेज देखते थे कि राम, लक्ष्मण और सीता, राम बहुत शालीनता के साथ खड़े हैं, नजरें झुकाए हुए, और हनुमान जो हैं वो हाथ जोड़े हुए उनके कदमों में सर झुकाए बैठे हैं। बिल्कुल हमारे नजदीक हनुमान की वो इमेज थी और राम की वो इमेज थी। तो पहले इमेज बदली गई हनुमान जी की कि कार के पीछे स्टिकर लाया गया एंग्री हनुमान का। हनुमान जी का स्टिकर आपने कार में देखा होगा कि भगवा कलर का और बहुत गुस्से में एकदम आधी फोटो। फिर एक मसल्स को दिखाते हुए राम जी की फोटो आई। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एग्रेसिव बनाया गया। जो भगवान दयालु होते थे, जो आइडियल पुरुष दयालु होते थे, शर्म के साथ रहते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, उनको एकदम एग्रेसिव और आक्रामक दिखाया गया। तो वो आक्रामक किसके लिए दिखाया गया? मुसलमानों के लिए दिखाया गया। मैसेज तो उन्हीं को दिया गया। पुलिस जब बनाई गई तो ये कहा गया इट इज अ कंक्रीट वॉल ऑफ द डिफेंस फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि भारतीय समाज से, भारतीय नागरिकों से सुरक्षा के लिए ये दीवार का काम करेगी ब्रिटिश एम्पायर के लिए। 1860 से लेके हम लोग 2024 में बैठे हैं, आज तक कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ। तो पुलिस पीपल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुलिस वालों के नारे पे सदैव से आपकी सेवा में तत्पर और फला और ढमका। पुलिस सिर्फ अपने मास्टर्स का काम करती है। वो अचानक से पुलिस एक दिन में ट्रेन नहीं हुई कि जो प्रोटेस्ट करते हैं मुसलमानों को पैरों में गोली न मार के सीने पे गोली मार देती है। पुलिस बाय नेचर जो है वो एंटी मुस्लिम और एंटी मार्जिनलाइज है। इंडिया का जो डीप स्टेट है वो एंटी मुस्लिम, एंटी मार्जिनलाइज है। उसको बचपन से ये ट्रेनिंग मिलती आई है। जो पुलिस वाले आ रहे हैं वो अपने रिक्रूटमेंट के टाइम से ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति जो है वो डाउटफुल है, क्योंकि उनके मास्टर्स यही उनको समझा रहे हैं। तो वो पूरी पुलिस, अब अगर यहाँ पर सरकार कहीं किसी स्टेट की बदल जाती है तो आप देखेंगे पुलिस का रवैया सेम रहता है। ठीक है, मुसलमान जो है वो जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है, तमाम मजालिम झेल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी तो इस तारीख में हमारे दीपक मिश्रा से लेकर, बोबडे से लेकर, खलवनीकर से लेकर
चंद्रचूड़ तक का इतिहास भी लिखा जाएगा। जो ये चीफ जस्टिस थे या बेला भाटिया जो बैठी हुई हैं, जिसमें हर आदमी की उन्होंने बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है, हर काम वो कर रही है जिससे सरकार को फायदा मिले, तो तारीख भी तो लिखी जाएगी। ठीक है, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब ये तारीख लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को का नाम उस समय जो जजेस हैं उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उनको इस बात पर कंसर्न जाहिर करना चाहिए कि समाज में जो हो रहा है, वो जो पहले कहा जाता था कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट, अब उसी कोर्ट के सामने लोग हंसते हैं और फिर उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना होता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, अहमदाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ में नदीम खान साहब मौजूद हैं और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये अक्सर देखा गया कि जब भी कहीं इंसाफ की बात होती है, जो दबा कुचला तबका होता है उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया गया, इतना ज्यादा भयभीत कर दिया गया कि संविधान की उसको जो चीजें दी गई है कि संवैधानिक तौर पर वो लड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो आगे नहीं आता है। और अक्सर 2014 के बाद में खासकर जिस तरह का जो माहौल पलटा गया, उसके बाद से लोगों में चाहे बुलडोजर का मामला हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का मामला हो और भी दीगर कई मामला थे, अक्सर नदीम खान साहब ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। अहमदाबाद में एपीसीआर का एक कार्यक्रम था, आज उसी में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद आए थे। आज हम बात करेंगे नदीम साहब से। नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और खैर मकदम है आपका गांधी की धरती पर। बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। अहिंसा की धरती पर हिंसा बहुत नजर आ रही है, चाहे बुलडोजर की हिंसा हो, चाहे बीफ के मामले में मुसलमानों को मारने की हिंसा हो। गुजरात से जो व्यक्ति चला, दिल्ली पहुंचा और वही गुजरात मॉडल देश भर में आखिर लागू कर ही दिया उसने। आप लोगों की पीएचडी है, हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस पर। दरअसल मॉडल तो बेसिकली पूरे देश में एक ही है और वो मॉडल जो है वो फियर का मॉडल है, वो मॉडल जो है नफरत का मॉडल है, तो वो मॉडल डिस्क्रिमिनेशन का मॉडल है, वो मॉडल सेग्रीगेशन का मॉडल है। तो वो बहुत क्लियर है पूरे देश में कि एक ही जैसी पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त। वो पॉलिटिक्स नफरत की पॉलिटिक्स है और उस नफरत की पॉलिटिक्स के टूल कभी बुलडोजर हैं, कभी मॉब लिंचिंग है, कभी हेट क्राइम है, कभी कॉव विजिलेंटिज्म है। तो ये अलग अलग टूल्स हैं जिससे ये पॉलिटिक्स पूरी करी जा रही है। अच्छा, लेकिन एक ये होता है कि ठीक है, नफरत की राजनीति, क्योंकि प्रोफेसर अपूर्वानंद जी से मेरी बात हुई तो उस वक्त भी यही बात हुई। मैं दोबारा उसी बात को कहूंगा कि जब किसी देश में या किसी राज्य में एक समुदाय का बड़े लेवल पर कत्लेआम किया जाता है तो उस देश पर, उस राज्य पर यह कलंक होता है, लेकिन उस कलंक को ट्रेडमार्क बना दिया गया और देश भर में ऐसा माहौल बना दिया गया कि कोई भी अगर हिंसा की बात करेगा या हिंसा के खिलाफ खड़े होने की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, तो उसको सीधे सीधे आतंकवादी, देशद्रोही, मुसलमानों का साथी, जैसे मुसलमान पता नहीं कहां से आए होंगे, अर्बन नक्सल। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जो मॉडल है वो मॉडल बहुत क्लियर है। जब आप पूरे हिंदी पट्टी में गुजरात से चालू करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, क्योंकि भाजपा की राजनीति पूरी इन स्टेट पे मूव करती है और उसमें आसाम एक छोटा लेकिन एक नया एडिशन है। बिल्कुल। तो उनको वो पूरे देश के इन इलाकों को कहीं भी वो कोई बात करते हैं, ये मैसेज देना होता है। तो अब आप जाकर यूपी के वोटर से या बिहार के वोटर से बात करेंगे और कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट क्या हुआ, जो 15 लाख रुपए के वादे का क्या हुआ, बाकी चीजों का क्या हुआ, तो वो जवाब उनका ये होगा कि वो सब तो नहीं आए, लेकिन मियाँ को ठीक कर दिया है, मियाँ को टाइट कर दिया है। तो टाइट करने में लगे। तो बेसिकली क्या है कि वो गुजरात मॉडल एक कोड नेम है कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये टाइट करने के चक्कर में आप देखें कि आपने इकोनॉमी का कितना बंटाधार कर दिया, आपने एम्प्लॉयमेंट का क्या किया, आपने इन्फ्लेशन का क्या किया। तो दरअसल मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में वो कम्युनिटी जो पिछले 1947 से अब तक 6000 से ज्यादा दंगे झेल चुकी है, वो जो कम्युनिटी सोशली मार्जिनलाइज्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आप कितना टाइट करेंगे। वो एक बॉर्डर पे रोज खाती है, रोज कमाती है, लेकिन उसको टाइट करने के चक्कर में आपने पूरे देश को टाइट कर दिया, पूरी इंडस्ट्री को टाइट कर दिया। इस बार जो पूरे दुनिया में जो कंट्री से लोग छोड़ के जा रहे हैं वो मैक्सिमम इंडिया से हैं। तो इस मुल्क से जो लोगों को
15 साल पहले उम्मीदें थी कि आने वाली इकोनॉमी का सुपर जायंट होगा इंडिया, वो लोग अब इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें आप अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में, नदीम खान को टाइट करने के चक्कर में, या मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में आपने पूरे देश को टाइट कर दिया है और पूरा देश हर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है। और ये हमने देखा गुजरात के अंदर भी, गुजरात के जो गृह मंत्री हर्ष संघवी, उन्होंने जो दांडिया जो होता है उसमें कहा नवरात्रा के पर्व में कि आप रात को 12-1 बजे तक डीजे बजाइए, आप पूरी रात गरबा खेलिए, डांडिया खेलिए, आपको कोई कुछ रोकने वाला नहीं है ये। और फिर कुछ लोगों ने कहा भाई हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्ववादी की सरकार है, लेकिन इसी बीच के अंदर 5 हिंदू लड़कियों के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, उस पर किसी की नजर नहीं जाती। देखिए ऐसा है कि वो एक नशे का सप्लाई चल रहा है पूरे देश में, वो सिर्फ गुजरात का मसला नहीं है। आप जितनी लॉलेसनेस कर दें, बहराइच में आप जाएं, किसी के घर में घुस जाएं, उसके घर से झंडा निकाल के गिरा दें, आपको परमिशन है। आप जो है अब तो जो हिंदू जुलूस निकल रहे हैं उनको देख के लगता है कि भगवान केवल मस्जिदों में रह रहे हैं। सबसे जोरदार तरीके से जो है भगवान को याद मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने किया जा रहा है। तो एक तरीके से एक मॉब को ये मैसेज दिया जा रहा है जिसमें एक नशे की तरह, अफीम की तरह, कि आपको लॉलेसनेस की पूरी परमिशन है। तो वो जो लॉलेसनेस है वो एट द कास्ट ऑफ डेवलपमेंट है, एट द कास्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एट द कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब जो लड़का बेरोजगार है उसको ये छूट दी गई है कि आप जो कुछ चाहिए करिए, फिर 100-200-500 रुपए दे के उसको जुलूस में लाया जाता है और इस तरह के जुलूस से वायलेंस फैलाया जाता है कि एक साथ आप कभी इमेजिन करें कि अभी पिछले दिनों नवरात्रे में 7 अलग अलग जगह एक दिन में वायलेंस हो गया। ये वायलेंस कभी नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं होते, ये कराए जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल पोजीशन के हिसाब से उस पूरी, पहले ये पूरा एजेंडा है, पहले लोगों को बेरोजगार करो, फिर बेरोजगार करने के बाद उनको 2-2 रुपए के ट्वीट कराओ, फिर उनसे जब वो ट्वीट करने से उकता जाए तो उनको भाड़े पे लेकर वायलेंस कराओ। तो ये एक पूरी बेरोजगार लोगों की फौज खड़ी करी गई है जो धर्म के नाम पर, बल्कि धर्म नहीं अधर्म के नाम पर वो वायलेंस कर रही है और पूरे देश उसको देख रहा है। अच्छा, इसमें जो बेरोजगार हिंदू युवा है खासकर, सिर्फ उसको मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। हमने देखा जो बहराइच में जो राम गोपाल जो एक मुसलमान के घर में चढ़ जाता है, झंडा तोड़ता है, हरा झंडा, दीवार गिरा देता है, उसके बाद में उसकी हत्या होती है, किसने की नहीं पता, तो उसको भी योगी सरकार ने इनाम दिया, मुआवजे का ऐलान किया, सरकारी नौकरी का ऐलान किया। ये परंपरा आपको याद होगा, मॉब लिंचिंग में जिस मुसलमान के साथ में होता है उसको ऐसा नहीं मिलेगा। ये परंपरा अखलाक के कातिलों के वक्त से शुरू हुई थी। अखलाक का एक कातिल जेल में डेंगू होने से मर गया था, उसको आपको याद होगा कि उसको स्टेट ऑनर दिया गया था, उसके फ्यूनरल को, उसके कफन पे तिरंगा डाला गया था, उसके घर वालों को नौकरी देने की और कुछ 10 से 15 लाख रुपए दिए गए थे। तो ये सिलसिला उस 2015 में अखलाक की लिंचिंग हुई थी और गालिबन ये 2016 का केस है। 2016 यानी कि 8 साल से ये केस चल रहा है कि ये प्राइज मनी जो है वो कातिलों को दी जाती है कि आपने काम कर दिया। तो इससे कभी कभी ये लगता है कि ये जो भीड़ जो जुलूसों में या प्रोसेशंस में मस्जिदों के सामने डांस कर रही है, ये भाड़े की भीड़ आरएसएस के लोग तैयार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ऐसा लगता है कि अब जंग जो है वो हिंदू मुसलमान की नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि हिंदुत्व और सनातनी की जंग है। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब पहले राजस्थान ऐसी की जगहों पे हम जाते थे तो संस्कृति के हिसाब से कोई हमारे हिंदू भाई थे, बड़े बुजुर्ग थे, तो बड़े प्यार से कहते थे वो लोग जय श्री राम, जय जय श्री राम, इस तरह का जो बातें होती थी। लेकिन अब उस नारे को एकदम वायलेशन बना दिया गया, जय श्री राम जैसा लगता है दंगे हो ही गए, ये नारा सुनकर ऐसा लगने लग जाता है। तो जो हिंदुत्व का जो कह रही है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट भी हालांकि नहीं मानता है कोई मजहब है हिंदुत्व, तो जो असली सनातनी है उनकी खामोशी की वजह से हिंदुत्व का गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए उस एस्पेक्ट में देखिए कि हम लोग जब छोटे थे या हम सब एक ही एज ग्रुप में हैं, तो जब हम लोग राम जी की एक इमेज देखते थे कि राम, लक्ष्मण और सीता, राम बहुत शालीनता के साथ खड़े हैं, नजरें झुकाए हुए, और हनुमान जो है वो हाथ जोड़े हुए उनके कदमों में सर झुकाए बैठे हैं। बिल्कुल हमारे नजदीक हनुमान की वो इमेज थी और राम की वो इमेज थी। तो पहले इमेज बदली गई हनुमान जी की कि कार के पीछे स्टिकर लाया गया एंग्री हनुमान का। हनुमान जी का स्टिकर आपने कार में देखा होगा कि भगवा कलर का और बहुत गुस्से में एकदम आदि फोटो, फिर एक मसल्स को दिखाते हुए राम जी की फोटो आई। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एग्रेसिव बनाया गया। जो भगवान दयालु होते थे,
जो आइडियल पुरुष दयालु होते थे, शर्म के साथ रहते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, उनको एकदम एग्रेसिव और आक्रामक दिखाया गया। तो वो आक्रामक किसके लिए दिखाया गया? मुसलमानों के लिए दिखाया गया, मैसेज तो उन्हीं को दिया गया। ले अब रही बात क्लेम की ये हिंदुत्व या सनातनी है, तो मुझे जहां तक याद है कि जब आतंक के हमले शुरू हुए या खुदकुश हमले शुरू हुए या आतंकवाद आया, तो लगभग हर मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने टेरर के खिलाफ एक 600 पेज का फतवा लिखा। जमीयत उलमा हिंद जो बड़ी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आतंकवाद के खिलाफ पूरा एक कैंपेन चलाया। जमात इस्लामी हिंद ने देशव्यापी एक अभियान किया आतंकवाद के खिलाफ और उसकी परिभाषा को लेकर और उसको लेकर, और जितने भी आतंक की बातचीत थी उसको डिनायल दिया गया। हालांकि जो देश में आतंकवादी हमले हुए हैं वो हम सब ने किताबें ऐसे मुशर्रिफ साहब की पढ़ी हुई हैं कि उसके पीछे कौन है, क्या है, या कर्नल पुरोहित और ये मुस्लिम मंच वाले इंद्रेश कुमार किस किस केस में नॉमिनेटेड है। लेकिन उन सब के बावजूद सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशन मुसलमान खुलकर उसके सामने आया और दरगाह से लेकर जमातों तक इसका विरोध हुआ आतंकवाद का। लेकिन अखलाक से लेकर, जुनैद से लेकर और तमाम लिंचिंग होती रही, नजीब अहमद जैसे लोग गायब होते रहे। अफसोस इस बात का है कि जो सनातन कहलाने वाले ट्रेडिशनल हिंदू लोग हैं, जो हिंदुत्व के या आरएसएस के इस आइडिया का विरोध करते हैं, वो खुलकर कभी सामने नहीं आए कि ये हिंदुत्व जो है वो हिंदुज्म नहीं है। ये इस वजह से हिंदुत्व इतने आगे पहुंच गया और अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरा, देश भर के अंदर अक्सर पुलिस एट्रोसिटी के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पुलिस की जो कारकिर्दगी है उस पर लगातार कई सवाल उठते हैं। तो लोग कई बार कहते हैं कि भाई पुलिस ने ऐसा किया, पुलिस ने वैसा किया, ज्यादती की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस देश का गृह मंत्री खुद तड़ीपार रहा हो, तो उसकी पुलिस से और क्या ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? तो ये तड़ीपार होने ना होने के अलावा पुलिस का एक ये कैरेक्टर है। इंडिया में 1860 में पुलिस बनाई गई थी। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसके बाद पुलिस बनाई गई थी। और पुलिस जब बनाई गई तो ये कहा गया इट इज अ कंक्रीट वॉल ऑफ द डिफेंस फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि भारतीय समाज से, भारतीय नागरिकों से सुरक्षा के लिए ये दीवार का काम करेगी ब्रिटिश एम्पायर के लिए। 1860 से लेके हम लोग 2024 में बैठे हैं, आज तक कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ। तो पुलिस पीपल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुलिस वालों के नारे पे सदैव से आपकी सेवा में तत्पर और फला और ढमका। पुलिस सिर्फ अपने मास्टर्स का काम करती है। तो मास्टर्स का काम डेमोक्रेसी में, पुलिस जो है वो जो मास्टर्स हैं पुलिस के, वो पुलिस से क्या काम लेना चाहते हैं? लोगों को सप्रेस करना, उनकी वॉइस को खत्म करना। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार भी आ जाएगी तो पुलिस का बिहेवियर आदिवासियों के साथ बदलेगा नहीं। राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या हिमाचल में इस समय कांग्रेस की सरकार है तो उनका पुलिस का बिहेवियर मुसलमानों के खिलाफ बदलेगा नहीं। या वो अचानक से पुलिस एक दिन में ट्रेन नहीं हुई कि जो प्रोटेस्ट करते हैं मुसलमानों को पैरों में गोली न मार के सीने पे गोली मार देती है। पुलिस बाय नेचर जो है वो एंटी मुस्लिम और एंटी मार्जिनलाइज है। इंडिया का जो डीप स्टेट है वो एंटी मुस्लिम, एंटी मार्जिनलाइज है। उसको बचपन से ये ट्रेनिंग मिलती आई है। जो पुलिस वाले आ रहे हैं वो अपने रिक्रूटमेंट के टाइम से ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति जो है वो डाउटफुल है, क्योंकि उनके मास्टर्स यही उनको समझा रहे हैं। तो वो पूरी पुलिस, अब अगर यहाँ पर सरकार कहीं किसी स्टेट की बदल जाती है तो आप देखेंगे पुलिस का रवैया सेम रहता है। बिल्कुल, बाकी तब्दीली हो जाएगी लेकिन पुलिस बिल्कुल नहीं बदलती। थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ जाए, लेकिन एक आप आम सिपाही से बात करके देखें या किसी पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके देखें तो उसकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, इसलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया में पुलिस रिफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस रिफॉर्म की उन स्टेट गवर्नमेंट्स की है जहां पर बीजेपी नहीं है। कम से कम वो शुरुआत करें। लेकिन आयरनी ये है कि ये सारे प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज लगभग एक हैं। अब आप ये नए कानून आए हैं, 3 नए कानून जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आईपीसी, ये सुरक्षा कानून और नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अलावा जो एविडेंस का कानून था, ये तीनों कानून बदले गए। बिल्कुल। तो ये अपोजिशन ये कहती है कि हमारे
लोग को सस्पेंड करके और ये कानून पास कराए गए। लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकारें ये उसके खिलाफ कोई बात नहीं करती कि हम स्टेट के खिलाफ जाएंगे। केवल तमिलनाडु की एक ऐसी सरकार है जो नए अमेंडमेंट लॉस के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, एक कमेटी बनाई है और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि पॉलिटिकल क्लास जब पावर में आता है तो पुलिस उसका एक टूल बन जाती है डेमोक्रेसी को खत्म करने का, और हर आदमी उसका फायदा उठाता है। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि पुलिस के एट्रोसिटी के मामले जो आते हैं, चूंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने कई बुलडोजर्स वगैरह को लेकर पिटीशनें लगा रखी है, कई अच्छे फैसले भी उस पर आए। सोमनाथ के अंदर, द्वारका के अंदर, गुजरात में जिस तरीके से बुलडोजर चला, तो ऐसा वहां के लोगों को जिनके घरों पर बुलडोजर चला, हजार हजार साल पुराने मजारात पर बुलडोजर चला, उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जो है वो कलेक्टर की वो हो चुकी है। इसी बीच खबर ये भी आई कि पुलिस ने घरों में घुसकर मुस्लिम महिलाओं को पीटा बुलडोजर चलाने से पहले, लेकिन वो लोग अपने खुद के लिए इंसाफ लेने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, डर रहे हैं वो लोग। तो ये डर आखिर कैसे निकाला जाए लोगों का? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इस पूरे प्रोसेस में आपने सुना होगा, एक बड़ा मशहूर चुटकुला है कि एक आदमी जब 15 साल बाद फ्री हुआ तो उसने जज साहब से कहा कि आप तरक्की पाके दरोगा बन जाएं। तो लोगों ने कहा कि भाई जज साहब कैसे दरोगा बन सकते हैं? तो उसने कहा कि दरोगा ने मुझसे 500 रुपए मांगे थे और मैंने नहीं दिए, मेरे 50,000 रुपए और 10 साल खर्च हो गए, तब मैं इस मुकदमे से बरी हुआ हूँ। तो दरोगा को मैं उसी टाइम डील कर देता। तो ये सवाल दरअसल खुद सुप्रीम कोर्ट से है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मामला है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी खुद जिस मंदिर कॉरपोरेशन के प्रबंधन के प्रेसिडेंट हैं, उसको जमीन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होता है, मुसलमानों को पीटा जाता है और 800 साल पुराने एस्टेब्लिशमेंट बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये हमारी आपकी साख का सवाल नहीं है, ये साख सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ स्टेटमेंट देने से बेहतर ये था कि वो 2-4-10 ऑफिसर्स को इमीडिएट सस्पेंड करते। तो ये मैसेज नीचे एग्जीक्यूटिव में जाता, कार्यपालिका में जाता कि न्यायपालिका के अगर आदेशों की अवहेलना होगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी जिसको देश के संविधान से चलना चाहिए, वो जो नागपुर से चल रही है, उसको एक मैसेज जाता। दूसरा ये मसला है कि ये लोग जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कभी उनको फंसाने की उनको फंसाने की धमकी दी जाती है। 10-10 दिन उनको डिटेंशन में डाल दिया जाता है। अमूमन प्रोमिनेंट लोगों को डिटेंशन में डाल दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है। तो उनको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा तो फिर कौन हमारा क्या करेगा। तो सवाल असल इस वक्त देश में ये है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है वो चलाएगा, या नागपुर के उल्टे सीधे आदेशों से चलेगा। ये एक बहुत क्रॉस सेक्शन में इस समय देश खड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट खुद ये सवाल सुप्रीम कोर्ट जो छोटे छोटे मसलों पर सुओ मोटो लेता है, रात का टाइम ये अर्णव गोस्वामी के मुकदमे को चलाने की इजाजत दे देता है, वो बड़े बड़े मसलों पर जो केसेस को लंबित करता है। आज तक सीए की सुनवाई नहीं हुई, 460 से ज्यादा पिटीशंस हैं। उस पे ये सवाल है कि वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करे। हम जैसे लोगों पर सवाल नहीं है, सवाल ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो अपनी अथॉरिटी जो देश के संविधान ने उसको दी है वो उसको एस्टेब्लिश करेगा, या वो सरेंडर करता रहेगा ऐसे ही पॉलिटिकल क्लास के सामने। अच्छा, एक आखिरी सवाल नदीम भाई, चूंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो रिहा हुए 10 महीने के बाद, तो ये सवाल भी उठता है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती कैसा भी बयान देगा उसको 1 घंटे के अंदर जमानत मिल जाएगी। बीजेपी का एक महाराष्ट्र का एमएलए खड़ा होकर कुछ भाषण दे देता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। कोई साधु संत खड़ा होकर कितना ज्यादा जहर अफशानी करता है, 58 से ज्यादा एफआईआर, लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। तो मुसलमानों के लिए अलग कानून और इन लोगों के लिए अलग कानून। देखिए, ये सारा कैलकुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज का और पूरे एग्जीक्यूटिव क्लास का है। मैं बार बार कह रहा हूं, उस क्लास को रिपोर्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है या कोर्ट देखते हैं? एक बकवास साधु उठता है, उसके पहले जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन उठती है, वो ब्लेसमियस रिमार्क देती है, लोगों के इमोशंस को टच करती है, लोग सड़क पे आते हैं, सैकड़ों लोग अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो पे नुपुर शर्मा के बारे में बात नहीं करता है। बिल्कुल।
कोई बाबा उठता है, कोई सा स्टेटमेंट दे देता है, लोग सड़कों पर आते हैं, FIR करा रहे हैं, एप्लीकेशन करा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं है। जुबैर के खिलाफ एक फर्जी FIR होगी, उनको उठा लिया जाएगा। सलमान अजहरी के खिलाफ एक छोटी सी FIR होगी, उनको बेल मिलने के बाद पासा लगा दिया जाएगा। या ये हमारे शाहीन बाग के मूवमेंट के, anti-CAA मूवमेंट के लोग हैं, जिनको सारे केसेस में जमानत मिल गई। जब ये मालूम चल गया कि केसेस में जमानत मिल जाएगी तो उनके ऊपर जो है वो लगा दिया गया, UAPA लगा दिया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे है अगर इसको जुडिशरी ने सीरियस नहीं लिया। फिलहाल आज ठीक है, मुसलमान जो है वो जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है, तमाम मजालिम झेल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी तो इस तारीख में हमारे दीपक मिश्रा से लेकर, बोबडे से लेकर, खालवनीकर से लेकर चंद्रचूड़ तक का इतिहास भी लिखा जाएगा। जो ये चीफ जस्टिस थे, या बेला भाटिया जो बैठी हुई हैं, जिसमें हर आदमी की उन्होंने बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है, हर काम वो कर रही है जिससे सरकार को फायदा मिले। तो तारीख भी तो लिखी जाएगी। ठीक है, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब ये तारीख लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम उस समय जो जजेस हैं उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उनको इस बात पर कंसर्न जाहिर करना चाहिए कि समाज में जो हो रहा है, वो जो पहले कहा जाता था कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट, अब उसी कोर्ट के सामने लोग हंसते हैं और फिर उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।